हाँ बच्चों, तो देखिए आज हम सेकंड फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि सेकंड फिजिक्स में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑप्टिक्स वाला पार्ट, ठीक है। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स का मतलब प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। अब इस प्रकाशिकी के भी दो भाग होते हैं, पहला होता है रे और दूसरा होता है वेव। रे का मतलब किरण, वेव का मतलब तरंग। आ रही बात समझ में? तो ऑप्टिक्स को आपके 12th के पाठ्यक्रम अनुसार दो भागों में बांटा गया है, पहला रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ये दोनों चैप्टर आपके बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार 11 नंबर के आते हैं, जिसमें से 6 नंबर का रे ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आता है और 5 नंबर का वेव ऑप्टिक्स में से आता है। दोनों ही चैप्टर अपने आप में वैल्यूएबल चैप्टर्स हैं, समझने वाले हैं, और आपने जो पिछली क्लासों में जो अध्ययन किया है उसका बड़ा प्रारूप आपको यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? तो इनके ऑप्टिक्स के जो ये दो पार्ट हैं, रे का मतलब किरण, वेव का मतलब तरंग, इसमें से मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं वेव ऑप्टिक्स को, जो कि आपका लेसन नंबर 12 है। लेसन नंबर 12 वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल प्लस डेरिवेशनली मिक्स है, लेकिन पर्टिकुलर इस चैप्टर में आपको थ्योरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी और थ्योरी भी ऐसी मिलेगी जो आपको समझनी है, ठीक है ना। लिखने से या नोट्स बनाने से पहले आपको इसको समझना कंपलसरी है। तो हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 12, ठीक है। आपके बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार ये 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, और लेसन नंबर 12 है जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो आओ बच्चों, अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्रकाशिकी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाशिकी से। अब भैया देखो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका स्टार्ट में, तो ढंग से समझना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसको तुरंत आप इनबॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को बताने का जल्द से जल्द प्रयास करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बेटा, चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में से सबसे पहले मैंने आपको प्रकाशिकी को उठा लाया। अगर हम इस प्रकाशिकी का संधि विच्छेद करें तो हमारे पास निकल कर आता है प्रकाश प्लस 1। ये हमने अपने तरीके से इसका संधि विच्छेद कर लिया, प्रकाश प्लस 1। तो इस प्रकाशिकी में से एक नया वर्ड प्रकाश निकल कर आया कि नहीं आया? आया है ना, एक नया वर्ड निकल कर आ गया, प्रकाश। तो अब याद कीजिए, जब आप 11th क्लास में थे तो मैंने आपको सबसे पहले जब भौतिकी के बारे में बताना ही शुरू किया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भौतिकी की एक पहचान होती है कि भौतिकी हमसे एक चीज़ जानना चाहती है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो जानिए उसकी परिभाषा, फिर उसके बाद उसकी क्या लीजिए, जानकारी। तो हमारे पास एक नया वर्ड निकल कर आ गया, प्रकाश। आ गया ना, प्रकाश। तो हमें सबसे पहले क्या जाननी है, इसकी परिभाषा, फिर इसके बारे में क्या लेंगे, जानकारी। क्लियर? तो देखिए, प्रकाश, प्रकाश के बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी खूब पढ़ा है कि भाई प्रकाश क्या होता है क्या नहीं होता। भाई 10th क्लास में आपने प्रकाश के बारे में खूब पढ़ा है, लेकिन वास्तविकता में आप जो लैंग्वेज या जो परिभाषा इसकी लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई गलत परिभाषा है, नहीं, वो परिभाषा भी सही है। लेकिन अब आपको, अगर आप उस परिभाषा को इस 12th स्टैंडर्ड में आकर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखें। लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज करना होता है, बिकॉज अब आपका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रहा है। अरे बस समझ में। तो भाई प्रकाश की वास्तविक परिभाषा क्या बनेगी? आप पढ़ते हो साहब, प्रकाश एक ऐसी भौतिक राशि है जो खुद अदृश्य रहती है और दूसरी वस्तु ने हमको दिखा दे। ऐसे पढ़े हैं ना कि स्वयं अदृश्य रहती है और बाह्य कारकों को हमें प्रदर्शित करती है, प्रकाश कहलाती है। ये परिभाषा हमने फलाना ढिमका जो कुछ भी हमने पढ़ा है, मजे ले रहे हैं हम जिंदगी के पढ़ते हुए, लेकिन वास्तविकता में प्रकाश है क्या चीज? अगर इसी चीज को मजे मजे में और आप ज्यादा हुए मजे लेते हुए पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। कैसे? प्रकाश है क्या? प्रकाश की परिभाषा बनती है कि वास्तविकता में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सुनिए रियल डेफिनेशन,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण सूक्ष्म या छोटे छोटे कणों के रूप में होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्थूल कण, छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ लाइट, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश की वास्तविक परिभाषा क्या निकल कर आ रही है कि सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। तो किसी भी एनर्जी सोर्स से निकलने वाले ये सूक्ष्म कण संचरित होने के पश्चात जब हमारी आंख की रेटिना से आकर टक्कर करते हैं तो हमारी आंख की रेटिना पर एक नया भौतिक कारक उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं दृष्टि संवेदना। क्या कहते हैं? दृष्टि संवेदना। मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, कहीं मात्राण में कमी निकाले मत लग जाजो। दृष्टि संवेदना, दृष्टि संवेदना का मतलब किसी चीज को देखने की शक्ति प्रदान करना, दृष्टि संवेदना। तो मैं कह रहा था, रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं प्रकाश की परिभाषा। तो प्रकाश की परिभाषा क्या बनी कि भाई प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका संचरण सूक्ष्म कणों के रूप में होता है। तो जब ये ऊर्जा के सूक्ष्म कण संचित होने के पश्चात जब हमारी आंख की रेटिना से आकर टकराते हैं तो हमारी आंख की रेटिना पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है। इसके पश्चात जैसे ये कण किसी भी वस्तु पर जाकर गिरेंगे तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अर्थात ऊर्जा के कणों की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश कहलाती है। दिस ऑल फेनोमिनाज आर कॉल्ड इज लाइट। ठीक है ना? फेनोमेना का मतलब जो घटित हो रहा है, ये जो संपूर्ण घटना है, ये क्या कहलाएगी? प्रकाश कहलाएगी। अरे बात समझ में? जैसे कि ये हमारे पास कोई भी एक एनर्जी सोर्स है, इस एनर्जी सोर्स से स्मॉल पार्टिकल्स, ऊर्जा के जो कण हैं वो संचित हो रहे हैं। ठीक है ना? ये एनर्जी पार्टिकल संचित होने के पश्चात ये हमारी आंख है, इस आंख के रेटिना पर आकर इन्होंने टक्कर किया, आंख के रेटिना पर टक्कर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रही है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो रही है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्टूल रखा है तो ये ऊर्जा के कण यहाँ पर टकरा रहे हैं, टकराने के पश्चात जब दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो रही है तो मान लीजिए ये स्टूल रखो, या स्टूल पर आकर गिर के, मैंने उदाहरण के तौर पर स्टूल लिखो है, यहाँ कच्छू भी उत्पन्न हो सके, गाय भैंस कच्छू भी XYZ। अब जहाँ पे ऊर्जा के गिरेगी वही वस्तु हमें दिखाई देवे लगेगी कि ना लगेगी? लगेगी ना? क्लियर? तो ये घटना क्या कहला रही है? प्रकाश। आज बच्चों आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, आ रही बात समझ में? मुझे आप लोग दिख रहे हो, हालांकि मैं वीडियो क्लास ले रहा हूं, तो मैं तो कोई ना दिख रहा, पर उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो कौन सी घटना है? वो यही घटना तो है जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्रकाश कह रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा सा आपको लोअर स्टैंडर्ड से थोड़ा हटकर मिला होगा इस परिभाषा में, तो ये हमारे 12th स्टैंडर्ड की परिभाषा बन जाती है। तो दिस इज ए नॉर्मली डेफिनेशन ऑफ लाइट। ये प्रकाश की एक शाब्दिक सी परिभाषा है जो हमें याद होनी चाहिए एज ए प्रैक्टिकली आफ्टर ऑल, क्योंकि इस चैप्टर में शुरू में थ्योरेटिकल पोर्शन है तो थोड़ा सा इसको थ्योरी को गहराई से समझने का प्रयास करना। तो अब हमने प्रकाश की परिभाषा पढ़ ली। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के सिद्धांत अनुसार या भौतिकी का जो पैटर्न है वो क्या कहता है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो सबसे पहले आप उसकी क्या जानिएगा? परिभाषा, और परिभाषा के बाद आपको क्या लेनी है? उसकी जानकारी। परिभाषा हमने जान ली, अब हमको क्या लेनी है? जानकारी। तो आपका बेटा अगला टॉपिक बनता है नेचर ऑफ लाइट। बोले तो प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। अरे बस समझ, प्रकाश की प्रकृति। प्रकृति से मतलब स्वभाव। जैसे अपन कहना यार वाको नेचर सही ना आए, कहना अपन यार वो जो फलान सिंह है ना यार वाको नेचर बहुत बेकार है यार, या फलान सिंह को नेचर बहुत बढ़िया है। तो नेचर कहाँ है? कोई हाथी घोड़ा है? नहीं, नेचर का मतलब प्रकृति, उसका स्वभाव। अब जैसे कि मैं अभिनव अवस्थी, मेरी हाइट इतने है, मेरो रंग ऐसो है, जैसो भी तुमको मैं फोटो में दिखाई दे रहा हूँ वैसो है, मैं ऐसे कपड़ा न पहनूं, मैं फिजिक्स पढ़ाई करूँ, दैट मीन्स दिस इज माई डेफिनेशन, दिस इज माई डेफिनेशन। कि साहब एक अभिनव अवस्थी नाम का जीव है इस दुनिया में जिसकी हाइट इतनी है, उसका रंग ऐसा है, और साहब भौतिकी विज्ञान पढ़ाता है, ऐसे प्राणी को अभिनव अवस्थी कहते हैं। दैट मीन्स दिस इज माई डेफिनेशन। बट नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द नेचर ऑफ अभिनव अवस्थी, कि अभिनव अवस्थी का स्वभाव कैसा है? लडोक रोए, भाईटन ने खाबे, मारा कूटी करे, हंसाबे, का करे, रोबे, कपड़ा ने फाड़े, कहीं करे। दैट मीन्स दिस इज माई नेचर। ठीक उसी प्रकार से ये प्रकाश नामक एक भाई साहब हैं जिनकी परिभाषा हमने पढ़ी है।
परिभाषा हमने पढ़ ली, अब हमें जाननी है इसकी प्रकृति की, प्रकाश का स्वभाव कैसा है, वास्तविकता में प्रकाश है क्या चीज। ओके नाउ देखो बेटा, अब आगे ध्यान दीजिए। प्रकाश की प्रकृति का मतलब है प्रकाश का स्वभाव। अब जब प्रकाश नामक चीज इस दुनिया में आ चुकी थी, इस आधुनिक भौतिक जगत में जब प्रकाश का आविष्कार हो चुका था तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, अनेकों प्रकार के साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने प्रकाश के बारे में अपनी अलग अलग गणनाएं दी। किसी ने कहा प्रकाश ऐसा है, किसी ने कहा प्रकाश ऐसा है, तीसरे ने कहा नहीं तुम दोनों गलत हो, प्रकाश ऐसा है, चौथे ने कहा तुम सब गलत हो, प्रकाश ऐसा है। दैट मीन्स प्रकाश के बारे में कई साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग मतभेद गणनाएं दी। आज बात समझ में? बेसिकली तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, भौतिकी ने, यानी कि जो मॉडर्न फिजिक्स, जो आधुनिक भौतिकी ने जिस नेचर को सही माना, वो कितने साइंटिस्ट थे? वो थे 4 साइंटिस्ट। सबसे पहले न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए कणिका सिद्धांत दिया, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्यूलर थ्योरी। सबसे पहले कौन हुए थे? न्यूटन। बारीकी से समझना भैया, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये, मैथमेटिकल नहीं है इसमें कुछ भी। तो सबसे पहले न्यूटन नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन करने के लिए कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। नंबर 2 हाइगेंस। नंबर 2 हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तरंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो दूसरे साइंटिस्ट कौन हो गए? हाइगेंस। तीसरे वैज्ञानिक हुए मैक्सवेल। तीसरे वैज्ञानिक कौन हुए? मैक्सवेल, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया। ठीक है ना? उसके बाद हुए थे मिस्टर मैक्स प्लांक, दुखी आत्मा। काइंडली फॉर इन्फॉर्मेशन, इस दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति मैक्स प्लांक ही था। अब कारण मत पूछना मुझसे, कारण क्यों है ये, अब दुखी है तो दुखी है। मैक्स प्लांक ने फोटॉन सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया। तो देखिए, मोस्टली कितने साइंटिस्टों को प्रेफर किया भौतिकी ने? 4, न्यूटन, हाइगेंस, मैक्सवेल और मैक्स प्लांक। हैवे को तो बहुत हुए। कुछ चिंटू नामक वैज्ञानिक होगा, उसने भी अपना कोई सिद्धांत दिया होगा, पर चिंटू ने नेगलेक्ट कर दियो, तेरे जैसे गले चिंटू डोले हैं यहाँ। अरे बात समझ में? तो प्रकाश की प्रकृति को अब मैं बारीकी से आपको बताऊंगा, ये जितने भी साइंटिस्ट हैं इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत के आधार पर क्या बताया, उसको आप अब ढंग से सुनिएगा। क्लियर? सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूटन के कणिका सिद्धांत की, तो न्यूटन एक सर्वव्यापी साइंटिस्ट है जिसने किसी भी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा, हर जगह हाथ मारा है इसने। हर जगह से मतलब यानी केमिस्ट्री में भी अपने प्रयोग करें, फिजिक्स को तो किंग है ही है, यानी गणित भी ना छोड़ी, इसमें गणित में भी न्यूटन के फॉर्मूले चलते हैं। तो ये सर्वव्यापी साइंटिस्ट हैं, इसलिए इन्हें दुखी साइंटिस्ट के अवार्ड से भी नवाजित किया गया है। अवार्ड मिला है दुखी साइंटिस्टों का। किसको? न्यूटन को। ठीक है ना? हालांकि इतिहास बताता नहीं है इस चीज को, ये रहस्यमयी बातें हैं। अगर मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं इन साइंटिस्टों के बारे में, बहुत गजब व्यूज मिलेंगे मेरे को। आ रही बात समझ में? तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉस प्यूलर थ्योरी। ठीक है, अब उस सिद्धांत को हम कैसे पढ़ेंगे? तो ध्यान दीजिए। सर आइजैक न्यूटन ने जब प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया, किसने? आइजैक न्यूटन ने जब प्रकाश की प्रकृति को डिफाइन किया तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो समूचा ब्रह्मांड है ना, जो हमारा समूचा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। अनेकों प्रकार के साहब कैसे हैं? कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ हल्के होते हैं, कुछ भारी होते हैं, कुछ इतने हल्के होते हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं देते। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा जो समूचा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के कणों की उपस्थिति है। आ रही बात समझ में?
ठीक है साहब, मान लिया आपकी बात कि इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की कण की उपस्थिति है। ये सभी कण मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। ग्रुप का मतलब एक समूह का निर्माण करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए हम इस समूचे ब्रह्मांड को हमारे बोर्ड पर मान लेते हैं कि साहब ये हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स की उपस्थिति है, यानी द अटेंडेंसी ऑफ द डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स इन ब्रह्मांडा। इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के कणों की उपस्थिति। अब अनेकों प्रकार के कण कैसे हैं भैया? कुछ हल्के हैं तो कुछ भारी हैं, कुछ सूक्ष्म हैं तो कुछ बड़े आकार के हैं, कुछ इतने हल्के हैं कि वो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो क्या हुआ कि ये जो अनेकों प्रकार के जो कण उपस्थित हैं, ये सभी कण मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि इन सभी कणों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, इन सभी पार्टिकल्स ने मिलकर अपना यहां पर एक अन्य ग्रुप बना लिया। तो इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना लिए कि नहीं बना लिए? तो इन पार्टिकल्स का जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को ही न्यूटन ने क्या कहा? क्रॉसप्यूलर, बोले तो कणिका। क्या कहा? कणिका। आ रहा है ना कणिका सिद्धांत? तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन रहे हैं, इनका जो ग्रुप बन रहा है, इसको उन्होंने क्या कहा? क्रॉसप्यूलर, बोले तो कणिका। क्लियर? अब न्यूटन क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए एक कणिका यहां बन गई, दूसरी कणिका यहां बन गई, चौथी कणिका ये है, पांचवी ये है, छठवीं ये है, कई सारी जब कणिकाएं बन जाती हैं तो ये कणिकाएं भी आपस में मिलकर एक ग्रुप का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं, एक समूह बनाती हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? दो कंसेप्टों में बांटो इसको। सबसे पहले तो ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार के कण उपस्थित थे, उन कणों ने मिलकर क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया, जिसको उन्होंने क्या कहा? कणिका। जब काफी सारी कणिकाएं बन गई तो उन कणिकाओं ने भी अपना क्या बनाया? एक ग्रुप बनाया, बना लिया ना। तो कणिकाओं का जो ये ग्रुप है, इसको ही न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश कहा। इसको ही न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश। क्लियर? और वास्तविकता में कणिका जो है ना, जो असंख्य अनेक प्रकार के कणों से मिलकर बन रही है, ये भी अपने आप में क्या है? एक सूक्ष्म कणी तो है, बहुत छोटा पार्टिकल होता है कणिका। आ रही बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू मिस्टर न्यूटन, वी विल से दैट नाउ, न्यूटन के अनुसार हमने क्या कहा कि सर ये हमारा ब्रह्मांड है जिसमें अनेकों प्रकार के कण उपस्थित हैं। ये सर डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जिसको हम कणिका कहते हैं। जब काफी सारी कणिकाओं का निर्माण हो जाता है तो ये सभी कणिकाएं मिलकर आपस में ग्रुप का निर्माण करती हैं, जिसको उन्होंने क्या कहा? प्रकाश। तो इससे क्या निर्णय निकल कर आ रहा है? इससे निर्णय निकल कर आ रहा है, अकॉर्डिंग मिस्टर न्यूटन, प्रकाश का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है? सूक्ष्म कणों से मिलकर हो रहा है। इसके साथ साथ न्यूटन ने एक एप्लीकेशन और दी कि जिस प्रकाश का निर्माण कणिकाओं से मिलकर हो रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मिस्टर न्यूटन प्रकाश का निर्माण कणिकाओं से मिलकर हो रहा है, और कणिका वास्तविकता में क्या? एक सूक्ष्म पार्टिकल ही तो है। तो अकॉर्डिंग मिस्टर न्यूटन जिस प्रकाश का निर्माण कणिकाओं से मिलकर हो रहा है, वह प्रकाश सभी दिशाओं में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, कि कणिकाओं से निर्मित प्रकाश सभी दिशाओं में एक समान वेग से, मान लीजिए कणिकाओं से निर्मित ये प्रकाश है, ये इस दिशा में यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के मिड में, ये कणिकाओं से निर्मित प्रकाश फॉर एग्जांपल 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो अगर इसी किरण को या इसी प्रकाश को मैं इस दिशा में या इस दिशा में या इस दिशा में या यहाँ 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 कहीं पे भी आप गति कराओगे, इसका वेग सभी दिशाओं में कैसा रहेगा? एक समान रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर ईस्ट डायरेक्शन में तो 50 मीटर पर सेकंड से वेग से गति कर रहा है, तो साहब नॉर्थ में -0.5 मीटर पर सेकंड से गति करेगा, साहब घट जाएगा। नहीं, हर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? इक्वल वेलोसिटी रहेगी। क्लियर? दिस इज टू क्रॉसप्यूलर थ्योरी बाय मिस्टर आइजैक न्यूटन। तो भैया न्यूटन की क्रॉसप्यूलर थ्योरी उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हाइगेंस। ये थोड़े खुरापाती साइंटिस्ट थे हाइगेंस। इन्होंने प्रकाश की प्रकृति को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने प्रकाश की प्रकृति को तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया। किसके सिद्धांत पर? तरंग सिद्धांत। हालांकि तरंग सिद्धांत बहुत बड़ा है, आपके सिलेबस में दे रखा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा भी। जैसे हम कहते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, आपको पढ़ाऊंगा कि तरंगिकाएं किसे कहते हैं, सब कुछ आ जाएगा आगे। लेकिन अभी आप इस पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देते हुए चलिएगा। द्वितीयक तरंग हाइगेंस के द्वारा मैं प्रकाश की प्रकृति को जो डिफाइन किया गया है उसके बारे में पढ़ रहा हूं। तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर किया। हाइगेंस क्या कहते हैं? नंबर 2, अब दूसरे साइंटिस्ट का नंबर आ रहा है। हाइगेंस ने प्रकाश की प्रकृति को जो डिफाइन किया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है।
प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? द्वैती। द्वैती का मतलब दो प्रकार की। कहने का मतलब ये चीज़ तो आप छोटी क्लास में पढ़ के आए हो यार। द्वैती का मतलब दो प्रकार की। कहने का मतलब ये कणों के रूप में भी संचित हो सकता है और तरंगों के रूप में। तो कणीय और दूसरी कौन सी हो गई? तरंगीय। क्लियर? तो प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, एक कणीय और एक तरंगीय। कणीय स्ट्रेट लाइन मोशन, सरल रेखा में भी गति कर सकता है, परंतु जो तरंगीय प्रकृति होती है उसके संचरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ये किसने बताया? हाइगेंस ने। तो हाइगेंस ने क्या बताया? हाइगेंस जब प्रकाश की नेचर को डिफाइन कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि भैया इस भौतिक जगत में जो प्रकाश नाम की एक चीज है ना, उसकी प्रकृति कैसी होती है? द्वैती। द्वैती का मतलब कणीय और तरंगीय। कणों के रूप में वो स्ट्रेट लाइन में भी क्या कर सकता है? मूव हो सकता है, गति कर सकता है। लेकिन तरंगीय अगर वो तरंगीय रूप में अगर वो गति कर रहा है तो तरंगीय रूप में उसको सरल रेखा नहीं, उसको लिए किसकी निर्देशन होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। क्या चाहिएगा? माध्यम। अब हमारे पास एक नई चीज निकल कर आ गई, माध्यम। माध्यम। अरे बात समझ में? अब ये चीज मैंने आपको 11वीं क्लास में खूब पढ़ाई है। आपको मैंने प्रगामी तरंगे, अप्रगामी तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, सभी प्रकार की तरंगे आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई है मैंने। और सभी तरंगों के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन फिर भी इसकी जो न्यूमेट्रिकल वैल्यू है वो मैं आपको बता देता हूं, वो क्या बनती है? माध्यम के लिए आपसे कोई पूछे नॉर्मल वेव में कि व्हाट इज मीडियम, तो आप कहोगे कि सर माध्यम एक ऐसा भौतिक कारक होता है जो अदृश्य होता है। कैसा होता है? अदृश्य। सर ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। रंगहीन होने के साथ साथ भारहीन होता है। कैसा होता है? भारहीन होता है। भारहीन होने के साथ साथ ये कैसा होता है? काल्पनिक, इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक। तो सिंपल से अगर आपसे कोई मीडियम की प्रॉपर्टीज पूछे तो दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, एनी मीडियम। माध्यम की क्या गुणधर्म है? तो आप कहोगे सर माध्यम अदृश्य होता है, माध्यम रंगहीन होता है, माध्यम भारहीन होता है, माध्यम कैसा होता है? काल्पनिक। सर कैसे मान लें? कैसे मान लें? हाउ कैन दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव है? तो इसके संभव होने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो आप ढंग से सुनिएगा कैसे होता है। आज आप लोगों को मैं दिख रहा हूं, मुझे आप लोग दिख रहे हो। मैं जो कह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा, है ना? और मजा आना भी चाहिए, बिना मजा के दुनिया अधूरी है। जब तक मजा नहीं आ रहा है जीना नहीं चाहिए, हमें मर जाना चाहिए, तुरंत आत्महत्या कर लेनी चाहिए। क्यों? राम जी पूछोगे तुम क्यों मरे? साहब मजा ना आ रहा जीवन। वेरी गुड, राम जी भी तुम्हें शाबाशी देगा कि उल्लू के पट्टे मजा नहीं आ रहा, तुम मर गया, मेरे पास आ गया, मैं कौन सा तो मजा देने वाला यंत्र दिख रहा हूं? हैं? प्लीज डू नॉट लाफ। आप मेरी वीडियो को देखकर हंसे नहीं, ठीक है? तो ध्यान दीजिए। माध्यम, किसी ने पूछा कि सर माध्यम की प्रॉपर्टीज होती हैं अदृश्य, रंगहीन, भारहीन, काल्पनिक, कैसे है? तो देखिए बेटा, आज ही नहीं हमेशा से आप लोग मुझे देख रहे हो, मैं आप लोगों को दिख रहा हूं। ऑब्वियस बात है हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऑब्वियस बात है हमारे बीच में प्रकाश उपस्थित है। अंधेरे में तो दिखे ना है हम, क्यों ना दिखें? या पागल चल रहे यूं चले, क्यों? वहां पे लाइट ही नहीं है, प्रकाश नहीं है वहां पर। लेकिन अब प्रकाश है तो हमें एक दूसरे के फेस नजर आ रहे हैं। फेस नहीं बल्कि हमें सब कुछ दिख रहा है जो हमारे पास है। क्यों? हमारे बीच में प्रकाश है। गुरुजी प्रकाश कैसे रे? वो प्रकाश हम दोनों के बीच में बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि भाई मेरी रेटिना पे जो ऊर्जा के कण आ रहे हैं वे पढ़ के नहीं त्यारे खन जा रहे हैं, त्यारे पा रहे हैं जो मेरे खन आ रहे हैं। दैट मीन्स वो प्रकाश आखा जा रहा है। गुरुजी वो प्रकाश तो दिख ही ना रहा। तो उस प्रकाश के संचरण के लिए अकॉर्डिंग मिस्टर हाइगेंस किसकी आवश्यकता हो रही है? अगर वो तरंगी रूप में जा रहा है तो माध्यम की आवश्यकता हो रही है। तो बेटा मुझे तो वो जो प्रकाश जिसमें संचरित हो रहा है वो माध्यम कहीं नजर नहीं आ रहा है। आप लोगों को आ रहा है क्या? कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने यहां पर एक कैंडिडेट खड़ा है और मैं उस कैंडिडेट से मुंह को दिख रहा हूं, वो कैंडिडेट भी को मैं दिख रहा हूं, हमारे बीच में प्रकाश है, तो वो प्रकाश माध्यम के रूप में तो संचित हो रहा है अकॉर्डिंग मिस्टर हाइगेंस। क्या वो माध्यम नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। भाई मुझे तो दिख नहीं रहा है और ऑब्वियस बात है सामने वाले को भी नहीं दिख रहा होगा।
हैं वाकन कोई ऐसे कोई बड़े बड़े लेंस थोड़ी साहब आपको दिख जाएगा, साहब मैं चश्मा पहन रहा हूँ मुख दिख रहा हूँ हीरो माध्यम साहब, ऐसा कोई चश्मा ही नहीं बना आज तक, ना ऐसा कोई लेंस बना है और ना बनेगा कि साहब जाको माध्यम दिख जाए। ठीक है, तो माध्यम कैसे हो गया बेटा? अदृश्य हो गया पहली चीज। अरे जिस माध्यम को मैंने आज तक देखा ही नहीं, वह माध्यम का रंग बता सकूं, गोरो है, कारो है, पीरो है साहब, मेरा माध्यम तो साहब ऐसा मलूक है, मैं बता ही ना सकूं साहब, है ऐसा गोरो बुरो है गुरु जी, बड़ा आ रहा है, बहुत जोर को मजा आवे साहब, ऐसा मन करे सब दिन वह माध्यम ये देखता रहूं मैं। अगर कोई ऐसा तुमसे कहता है कि मेरो माध्यम गोरोबा के कान पे दी जो चपाट दे से ना खाए वा गोरे माध्यम में दिखा मोको, और कोई युगे मेरो माध्यम तो कारोबा के दो दीजो दिखा खाए कारो, तो माध्यम अदृश्य है। तो जिस माध्यम को मैंने देखा ही नहीं है तो मैं उसका रंग भी नहीं बता सकता। जिसको मैंने देखा नहीं उसका क्या भार, वेट, वजन बता सकता हूँ साहब मेरा माध्यम 2 किलो को है साहब, या को तो 50 ग्राम को है साहब, मेरा 5 किलो को है, नहीं। जिसको हमने देखा ही नहीं हम उसका वेट भी नहीं बता सकते। क्लियर? अब बात आती है इमेजिनरी, काल्पनिक कैसे है, आ रही बात समझ में? इमेजिन कर रहे हैं। आज मुझे मेरा कैमरा नजर आ रहा है, अगर कैमरे के पास आंख है तो कैमरा मुझे देख रहा है, ऑब्वियसली सी बात है कि हम दोनों के बीच में क्या है, माध्यम है, तभी तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इस चीज की हम क्या कर रहे हैं, केवल एक कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कल्पना। अगर कल्पना नाम की कोई भी लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो वो अपने ऊपर ना ले, आ रही बात समझ में? हम केवल क्या कर रहे हैं कि इमेजिन कर रहे हैं कि हमारे बीच में क्या उपस्थित है, माध्यम उपस्थित है। दैट्स क्लियर? दिस इज नॉर्मली प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मीडियम। क्लियर? तो ये हो गया बेटा हाइगेंस का द्वैती प्रकृति वाला, जिसमें कणीय और तरंगीय, ये दोनों जो कंडीशंस अप्रूव्ड हुई हैं किस सिद्धांत पर हुई हैं? तरंग सिद्धांत पर। दिस कॉल्ड इज द वेव प्रिंसिपल। नाउ ठीक है,